इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां मारवाड़ी समाज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। बताते चले कि आगामी 14 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है और जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में है। बताते चले कि वर्तमान में अध्यक्ष मुकेश मित्तल जो है वो लीपू शर्मा और विवेक चौधरी शामिल हैं और इस क्रम में मुकेश मित्तल ने अपने प्रांतीय और जिला समर्थकों के साथ एक प्रेस वार्ता कर अपनी उपलब्धियां गिनाई, जहां उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में समाज के हितों के लिए कई काम उनकी ओर से किए गए हैं और आगे भी समाज के विस्तार व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से काम करते रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि यदि समाज के 1412 मतदाताओं का समर्थन मिले तो वे बेहतर कार्य करेंगे। जहां आपको बताते चले कि दूसरी ओर विवेक चौधरी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरे तरीके से उनकी ओर से कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज का चुनाव है और किसी राजनीतिक दल का यह चुनाव नहीं है, इसलिए वही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो कि समाज के लिए बेहतर सोच रखता हो और काम करने की क्षमता रखता हो। चुनाव है, जिला अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो 14 तारीख को है। चुनाव संपन्न होगा। मैंने अपना विजन आप सबके समक्ष रखा है। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, अगर मैं जीतता हूं तो मैं तुरंत ही अपने कार्य में लग जाऊंगा और एक प्रयास करूंगा कि मेरा जितना भी घोषणा पत्र है वो 1 महीना में लागू हो जाए और मैं कार्य को आगे कर सकूं। कौन सा कार्य? स्कूल नहीं है, मैं समाज के एक स्कूल की स्थापना करना चाहता हूं और ये इंडिया लेवल का स्कूल होगा। मैं समाज के एक स्कूल की स्थापना की घोषणा करता हूं। प्रयास करूंगा संवाद करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वरिष्ठ लोगों को एक साथ बैठाऊंगा और एक साथ बैठा के मैं एक संवाद के तहत एक योजना बना के इस चीज को मैं समाप्त कराऊंगा। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि भाईचारा ज्यादा से ज्यादा हमारा समाज में बने। शादी ब्याह का फिजूल खर्ची है, वो भी मैं प्रयास करूंगा कि उसको मैं कैसे कम कर सकूं। एक किसी का नाम लेना, कौन है, हम वो अंकित करने नहीं आए। समाज उन लोगों को पहचानता है। मेरा काम किसी का नाम उजागर करना या किसी को बदनाम करना नहीं। हमारा पॉजिटिव अप्रोच है कि समाज के लिए फाइट करना, विघटन शक्तियों के खिलाफ फाइट करना, समाज को एकत्रित करना, समाज को संगठित करना। जितनी भी हमारे जो इस मारवाड़ी समाज के बागबान की जो फूल है, सब सुगंधित फूल की खुशबू जिले तक पहुंचाना एक मेरा काम है। ऐसा है, उस दिन एसएसपी ऑफिस में भी मैंने कहा था, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, हर बंदा नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। जब तक बुराई नहीं रहेगी तो अच्छाई की पहचान कैसे होगी। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां बढ़ते प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि 14 दिसंबर से सैकड़ों लोग बर्मा माइंस पूजा मैदान में एकत्रित होकर टाटा स्टील के गेट को जाम करेंगे, जहां समिति के सदस्य रामबाबू तिवारी ने इसे पूरे शहर का मुद्दा बताते हुए सभी से एकजुट होने की भी अपील की है। जहां आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि यह केवल एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं बल्कि सभी जमशेदपुर वासियों का मामला है जो कि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन और राजनीति की चुप्पी के कारण ही स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और जिससे कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां भी लगातार फैल रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं में भी मौतें लगातार इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तिवारी ने टाटा स्टील पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगामी दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहाँ धूल प्रदूषण, रोड एक्सीडेंट, सड़क जाम, नोबोको कंपनी द्वारा अवैध पार्किंग खोलना, सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करना, एक्सीडेंट होना, लोगों का मरना आप रोज सोशल मीडिया में देख रहे हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों की समस्या, धूल प्रदूषण, कंपनी का प्रदूषण, क्वार्टर इलाकों को घूरना, क्वार्टर इलाका में बस्तियों को हड़काना, डांटना, मारने पड़ना, ये जो गुंडा पार्टी टाटा कंपनी का कर रही, इसी के विरोध में कल हम लोग 10 बजे दुर्गा पूजा मैदान के पास बर्मा माइंस एक विराट प्रदर्शन करके गेटों को जाम करने का हम लोग काम करेंगे। इसी के तहत हम लोग आज देख रहे हैं कई दिनों से
कई दिनों से हम लोग सारी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आपका काफी सहयोग रहा है, मीडिया बंधु का काफी सहयोग रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कल 10 बजे आए और इस आंदोलन में सहयोग करें। आप देख रहे हैं स्टेशन जाने के लिए कितने लोगों को ट्रेन छूट जा रही है, कितने लोग ट्रेन से आते हैं, अगर रात को 7 बजे आ गए तो सुबह 10 बजे घर पहुंचते हैं। ये जाम की स्थिति है, कितने लोग एक्सीडेंट में मारे गए, घायल हो गए, चोटिल हो गए। ये सारी समस्याओं को लेकर कल बर्मा मंच में एक विराट प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि प्रदूषण और सड़क हादसों को लेकर जमशेदपुर में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा 14 दिसंबर को टाटा स्टील के गेट का घेराव किया जाएगा और जिसको लेकर तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं, तमाम मांगे उनकी हैं। जहां आपको खासतौर पर बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस पर असंतोष समिति की ओर से व्यक्त किया गया है और जहां बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि टाटा स्टील को उसके गेट पर घेराव करने की बात समिति की ओर से कही गई है और साथ ही साथ समिति के अध्यक्षों का यह भी कहना है कि यदि समिति की ओर से किए गए आंदोलन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो आगे आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि 14 दिसंबर को टाटा स्टील गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, गेट का घेराव किया जाएगा और जिसमें कि आपको बता दें कि समिति की ओर से तमाम बातें कही गई है, जिसमें कि खासतौर पर बढ़ते प्रदूषण और जिस तरीके से सड़क हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आपत्ति को व्यक्त किया गया और जहां प्रेस वार्ता करते हुए तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि आगामी 14 दिसंबर को टाटा स्टील के गेट पर समिति और उनके लोगों के द्वारा घेराव किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की तमाम लोगों के द्वारा आग्रह किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाटा स्टील के गेट पर पहुंचे और घेराव में सहयोग दें, क्योंकि यह जो मुद्दा है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह मुद्दा जमशेदपुर के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां प्रदूषण को लेकर और खासतौर पर जिस तरीके से सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आपत्ति व्यक्त की गई। तो 14 दिसंबर को आपको बता दें कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कि प्रदूषण और सड़क हादसों के खिलाफ यह प्रदर्शन होने वाला है और जिसमें समिति की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यह किसी एक व्यक्ति से संबंधित मामला नहीं, बल्कि यह जमशेदपुर के तमाम उन लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम ये वहाँ के लोगों के जो कि यहाँ के स्थानीय हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, AQI जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि 14 दिसंबर को आगामी 14 दिसंबर को यह आंदोलन होने वाला है और जिसमें प्रदूषण और सड़क हादसों के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अकबर जुड़ गए हैं। तो अकबर, जिस तरीके से आंदोलन की चेतावनी समिति की ओर से दी गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? देखिए, लगातार समिति का बैठक चल रहा है और समिति के बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि जो भी प्रदूषण को लेकर के मामला आ रहा है उसको लेकर के सब तरफ के गेट को जाम कर दिया जाएगा और सड़कों पर उतर करके इसका विरोध होगा, ताकि जो मामला चल रहा है वो खत्म हो। कंपनी का जो काम है, जो प्रदूषण को लेकर के जो मामला उठा रहे हैं वो बंद हो। किसी तरह से जो लोगों को परेशानी हो रहा है उस परेशानी को कंपनी दूर करे, इसको लेकर के लगातार ये प्रयास चल रहा है और 14 तारीख को जो है इसका जोरदार विरोध होना है। जी बिल्कुल अकबर, जिस तरीके से समिति की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आंदोलन को आगे और भी उग्र किया जाएगा, इससे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है विरोध चलता चला आया है और अब जो है विरोध सड़कों पे दिखेगा। 14 तारीख को पूरा गेट जाम होना है और गेट जाम होने के बाद भी अगर मामला नहीं सुधरता है तो इस मामला को लेकर के यहाँ से रांची तक जाएंगे और रांची तक विरोध होगा। लेकिन जो लोगों को परेशानी हो रहा है वो परेशानी समाप्त होना चाहिए। अगर परेशानी समाप्त नहीं होगा तो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जी अकबर, टाटा स्टील के गेट पर यह घेराव किया जाएगा, तो यहाँ रोष व्यक्त करने की क्या कुछ मुख्य वजह है?
ये टाटा स्टील का गेट जो है मेन गेट नहीं, उसका जो आउटसाइड गेट है वो चारों तरफ, जिस तरफ ज्यादा प्रदूषित इलाका है उस तरफ की बात को कर रहे हैं, उस तरफ के गेट को जाम किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि लगातार जो प्रदूषण से पूरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, क्षेत्र में लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। आखिर ये परेशानी ही क्यों झेले, आखिर क्यों बीमार पड़ता जाए यहाँ के लोग, आखिर कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है। तो ये सारे बातों को लेकर के लगातार जो है प्रोटेस्ट चल ही रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट अब रुक लेने लगा है और 14 तारीख को जो है सड़कों पे दिखेगा और 14 के बाद नहीं होगा तो वो रांची की तरफ मूव करेगा। जी प्रदर्शन बिल्कुल अकबर, और तमाम बातें जो समिति की ओर से कही जा रही हैं, फिर चाहे प्रदूषण को लेकर हो या फिर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हो, तो क्या लगता है कि लोगों का समर्थन जो है वो उन्हें मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अकबर जी, लगातार आपको बता दें कि लोगों का समर्थन जो है दिन प्रतिदिन उनको समिति को मिलता आ रहा है और समिति जो है इस प्रदर्शन से लोगों के सपोर्ट से मजबूत होती जा रही है। जहां तक बात करें सड़कों पे सड़क हादसा की, तो वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी लगातार आपको आए दिन देखने को मिलता है, किसी न किसी व्यक्ति का ट्रक के नीचे और डंपर के नीचे आ जाने से मौत हो जाती है। तो आखिर ये सारा व्यवस्था कब रुकेगा, क्यों नहीं रुक रहा है, ये सारे चीज को लेकर के जो समिति है अब उग्र हो गई है और ये रोकथाम करने पे मजबूर हो गई है। जी ठीक है अकबर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले में सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने जानकारी दी है कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए गर्म कंबल और रूम हीटर की व्यवस्था कर दी गई है, जहां उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और आवश्यकता पड़ने पर ही रूम हीटर या फिर अलाव का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें, ताकि ठंड से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। तो वहीं बीते कई दिनों से जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह करीब 5 बजे से 9 बजे तक सड़कों पर घना कोहरा भी छाया रहता है, जहां आपको बता दें कि लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग दिन रात अलाव का सहारा ले रहे हैं, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने दोहराया है कि नागरिक सावधानी बरतें, आग का प्रयोग सुरक्षित ढंग से करें और गर्म कपड़ों व हीटरों का इस्तेमाल कर अपने आप को सुरक्षित रखें। तो पता है सर्दी रोजाना बढ़ रही है, तापमान गिरते चले जा रहा है और हवा भी चल रहा है, कनकनी भी है हवा में। रहा और अस्पताल की बात, तो कोशिश यही कि अपना जो अस्पताल सब है जितना, चाहे वो सदर हो चाहे वो CHC हो, सारे मरीजों को प्रॉपरली ब्लैंकेट और जो सर्दी से बचने का उपाय है वो सारा पूरा करें, यही सब है। लोगों को है, लोगों से यही कहना है कि सर्दी से बचना है और आग वाग जहाँ जलाकर वो कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, बाहर बिना कपड़ा का, बिना गर्म कपड़े के नहीं घूमना है, ताकि जो हवा चल रही है तो सर्दी लग सकती है, सर्दी लग जाना भी एक प्रॉब्लम है। हम लोगों से जो हो रहा है उतना तो कर ही रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पाकुड़ से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित कल्याण विभाग में करीब 12 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का मामला सामने आया है। बताते चले कि भारतीय स्टेट बैंक की पाकुड़ शाखा ने 8 दिसंबर 2025 को जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एकता को पत्र भेजकर विभाग के बैंक खातों में अनियमितताओं की जानकारी दी थी, और जहां आपको बता दें कि बैंक ने पाया कि एक फर्जी एडवाइस के आधार पर राशि हस्तांतरण की कोशिश भी की जा रही थी और हस्ताक्षर बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। जहां आपको बता दें कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि 1 फरवरी 2025 से अवैध निकासी जारी थी, और जहां कंप्यूटर ऑपरेटर सुरेश कुमार केवट ने स्वीकार किया है कि उसने बिना आदेश के एडवाइस को फाड़ दिया था, और जहां इसका मामले में 2 अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस की ओर से पूरे तरीके से मामले की जांच जारी है। हाँ, ये फर्जी एडवाइस के द्वारा जो है कुछ ट्रांजेक्शन हुए बैंक में, जिसकी जानकारी 8 तारीख को शाम में मुख्य प्रबंधक के द्वारा दी गई थी। उसके एवज में हम लोगों ने जांच कराई उस अकाउंट की, तो उसमें बहुत सारे फर्जी एडवाइस के मामले के द्वारा जो निकासी की गई है, और उस आधार पर हम लोगों ने बीते कल को 12 तारीख को
एक प्राथमिकी दर्ज कराई। कितने लोग शामिल हैं सर इनमें? इसमें जो फर्जी एडवाइस में जितने नाम आए हैं जिनके खाते में पैसे का हस्तांतरण हुआ है और इसको लेकर के, और जो हम लोगों ने 3 स्टाफ को संदिग्ध माना है, ये लगभग 27 लोग इसमें आ रहे हैं। तो कितना पैसा निकासी की? वो मेरी अवधि में, जब से मैं कल्याण पदाधिकारी हूँ, और उस अवधि से अब तक उसमें लगभग 12,38,66,600 की राशि की निकासी हुई। क्या बैंक भी इसमें संलिप्तता है सर? बैंक की संलिप्तता तो इसमें है ही। बिना उनकी संलिप्तता की इतनी बड़ी राशि का, वो भी फर्जी एडवाइस जिसमें सिग्नेचर ही मैच नहीं करता है, उसके बावजूद उनके द्वारा भुगतान किया गया। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास जिले से है, जहां धान की अधिप्राप्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट निर्देशों को जारी किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सभी पैक्सों को छोटे और मंझोले किसानों से भी अनिवार्य रूप से धान की अधिप्राप्ति करने के निर्देश दिए। जहां आपको बताते चले कि जिला कृषि पदाधिकारी को ऐसे किसानों की सूची तैयार कर सहकारिता विभाग को सौंपने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जहां डीएम ने जानकारी दी है कि कृषि प्रधान जिला होने के कारण जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जहां जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कुल 217 पैक्स और व्यापार मंडल सहित 225 धान की क्रय केंद्रों पर खरीदारी प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी बिचौलियों की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां डीएम उदिता सिंह का कहना है कि प्रशासन का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और धान की अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। धान अधिप्राप्ति का सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारे लगभग सभी जो चयनित पैक्स हैं सभी एक्टिव भी हो गए हैं। 200 से अधिक, हमको लगता है 217 पैक्स जो हैं वो हमारे आज के डेट में एक्टिव हो गए हैं। और इस बार धान अधिप्राप्ति में जो हमारा फोकस है वो है कि जो छोटे और मार्जिनलाइज किसान हैं उनका अधिप्राप्ति फोकस है। तो सभी लोगों को टारगेट दिया गया है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिप्राप्ति की जाए। और इसके लिए कृषि विभाग को एक टारगेट दिया गया है कि छोटे किसानों से संपर्क करके उनके द्वारा कितना धान बेचना है और किस दिन के लगभग बेचना है, ये एक लिस्टिंग तैयार किया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा। और फिर सहकारिता विभाग उसी लिस्ट के आधार पर अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सुपौल से है, जहां सदर अस्पताल एसएनसीयू से लापता नवजात शिशु को पुलिस ने सहरसा से सुरक्षित बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी। तो वहीं पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर लगातार छापेमारी की गई और जहां नवजात को सुरक्षित हालत में बरामद कर लिया गया। बताते चले कि बच्चे की बरामदगी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है और जहां अस्पताल परिसर का तनाव भी कम हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस की ओर से जांच अभी भी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि महिला अकेले इस अपराध में शामिल थी या फिर अस्पताल कर्मी या फिर कोई गिरोह जो है वो इस पूरे मामले के पीछे छुपा हुआ है। 10 तारीख को सदर थाना में जो न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है उस पे से एक बच्चा गायब हुआ था। इस पे पुलिस द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। इस पे जो भी टेक्निकल साक्ष्य उस पे पुलिस द्वारा काम किया गया। जो घटना का गंभीरता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा 3 सेपरेट टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर मिस्टर गौरव एक टीम को लीड कर रहे थे और एसएचओ सदर रामसेवक रावत के द्वारा दूसरा टीम को लीड कर रहे थे और तीसरा टीम सर्कल इंस्पेक्टर के संजय के द्वारा लीड किया गया। इस पे जो बच्चा को सहरसा अंतर्गत बलुआहा चौक से सकुशल बरामद किया गया है। उसके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। अब खबर सरगुजा संभाग से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुस्पी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था और जहां शंकरगढ़ केंद्र में स्थित गंभीर लापरवाही पाई गई और जहां 8 कर्मचारी भी अनुपस्थित रहे। बताते चले कि अटेंडेंस रजिस्टर में 2 कर्मचारियों ने
एडवांस में ही साइन कर रखे थे और जिसे डॉक्टर शुक्ला ने गंभीर अनियमितता मानते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बताते चले कि अस्पताल की साफ सफाई और समग्र व्यवस्था पर भी उनकी ओर से नाराजगी जताई गई और खासकर एक्सरे और लेबोरेटरी में गंदगी को लेकर कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 2 कर्मचारी बिना सूचना के गायब पाए गए और जिन्हें भी तुरंत कारण बताओ नोटिस को जारी किया गया है, जहां यह निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ और उसके बाद कुसमी। सबसे पहले ऑन द रोड में शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विजिट किया लगभग 12:15 बजे। तो वहाँ पे बिना सूचना के 8 लोग अनुपस्थित थे, जिसमें कि 2 लोग एक गंभीर उन्होंने एक प्रॉब्लम किया है कि वो अटेंडेंस रजिस्टर में एडवांस में साइन करके गए थे बिना उसके, जो कि उसका सही जानकारी जो वहाँ के जो बीमो है वो भी नहीं बता। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।